हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या मैथ्स। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसमें हमने स्पेशल मैट्रिसेस भी पढ़ा था, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। तो जितने तरह के मैट्रिसेस होता है सारा हम लोगों ने देखा था। कुछ एक छूट गया होगा तो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो शुरू में नहीं देख सकते। जैसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ा है हम, तो अभी पढ़ा भी नहीं सकते, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज देखिए एक और टॉपिक करते हैं, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिसेस। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, सीएसआर नेट या कोई और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स में या मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है आज का, रैंक ऑफ मैट्रिसेस। पहले हम देखेंगे रैंक का जरूरत ही क्यों पड़ता है, क्यों ये आया है टॉपिक, मतलब वाई वी नीड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस। पहले तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड देन एंड बिफोर डिफाइनिंग वी विल सी वाई वी नीड दिस रैंक। रैंक होता क्या, इसकी क्या जरूरत है, वो हम लोग देखा जाए। अच्छा, बिफोर डिफाइनिंग रैंक लेट अस सी व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और डिपेंडेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स तो जानते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स का इंडिपेंडेंस से क्या समझते हैं, व्हेन डू यू कॉल द टू वेक्टर्स टू बी इंडिपेंडेंट, व्हेन डू यू कॉल द वेक्टर्स टू बी डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही टॉपिक हम लोग को आगे भी पढ़ना है वेक्टर स्पेस में, बट थोड़ा सा इसका ब्रीफली एक समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी आप रैंक भी समझ पाएंगे, ठीक है। रैंक इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो रैंक एक बार डिफाइन करने के पहले लेट्स ट्राई टू सी व्हेन डू यू कॉल द टू वेक्टर्स टू बी इंडिपेंडेंट। सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स, से x1 एंड x2। सपोज करो x1 आपको वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज 1 1 1 से, and you have a vector x2 that is say it is 2 1 1, ठीक है। both vector x1 and x2 they belong to the three-dimensional space, they belong to three-dimensional space. So when do you call x1 and x2 be independent? x1 x2 को independent कब बोलते हो? देखो एक जनरल पहले आपको हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, द टू वेक्टर्स, इसको अलग पेज पे लिखते हैं, ठीक है। द वेक्टर्स x1 x2 xn are said to be independent if there does not exist any linear relations among these vectors। अच्छा, इसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखेंगे। The vectors x1 x2 x3 xi xn are linearly independent if there does not exist any linear relation among the vector, means you don't have any linear combination, any non-zero linear combination of these vector equals to 0। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि इन वेक्टर्स में आपको ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, you don't have such a relation, मतलब इस टाइप का कोई रिलेशन नहीं है।
मतलब ये वेक्टर्स x1 x2 x3 xi xn they are said to be linearly independent if you don't have any such relation, any such linear relation. देखिए linearly independent और independent में फर्क है. एक होता है कि भाई हम कह सकते हैं कि x1 is से मतलब एक x1 मान लो, सपोज करो ये है 2 1 1 और एक वेक्टर ले लिया हम से 4 1 1, तो आप कह सकते हैं कि जो ये x2 जो है ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐसे है, मतलब लेकिन इसमें रिलेशन दिख रहा है उस टाइप का कि x1 का अगर मान लो ये a है, ये b है, ये c है, देन x2 इज समवॉट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. तो ये भी एक रिलेशन है कि मतलब जो the component of x2 as the square of the corresponding component of x1, तो इस तरह का रिलेशन, बट ये लीनियर रिलेशन नहीं है. इट्स नॉट लीनियर रिलेशन. यू हैव अ रिलेशन, इट्स नॉट लीनियर रिलेशन. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है. लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब देखिए, इस पर आएंगे हम लोग. लीनियर इंडिपेंडेंस और नॉन लीनियर मतलब मतलब अगर कुछ भी रिलेशन है तो उसको आप लीनियर रिलेशन नहीं बोले. लीनियर रिलेशन का मतलब होता है कि इस टाइप का रिलेशन हो. जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है ना आपको कि x2 का जो एलिमेंट है वो x1 के एलिमेंट्स के स्क्वायर हैं, तो यू हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन. बट ये लीनियर रिलेशन नहीं कहलाता. लीनियर रिलेशन ये है जो मैंने यहाँ लिखा है, x1 x2 x3 xi xn they are said to be linearly dependent, linearly independent if you don't have such a relation. अगर इस टाइप का रिलेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और अगर इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 x3 xi xn they are said to be linearly independent if I write it, then there is only one possibility that these coefficients are zero. अगर इसमें से कोई भी एक कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब है कि इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और उस केस में वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. सो एक बार फिर समझिए, द वेक्टर्स x1 x2 x3 xi xn they are said to be linearly dependent if you have this kind of relation. You have this kind of relation मतलब either one or more of these AIs, one or more of these AIs, the coefficients हैं वो नॉन जीरो होंगे. वन और मोर ऑफ दिस कोएफिशिएंट विल बी नॉन जीरो. ठीक है, अगर ये सारे कोएफिशिएंट जीरो हैं, इसका मतलब हुआ कि इन वेक्टर्स में कोई लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. कोई लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, और उस केस में ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. समझ में आ रहा है ये चीज आपको? अगर इसमें से कोई भी वेक्टर जीरो है, अगर इसमें से कोई भी वेक्टर जीरो है, then in that case these vectors will be linearly dependent. These vectors will be linearly dependent. देखो कैसे, अगर मान लो xi जीरो है, अगर मान लो xi जीरो है, तो उस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस 2 of xi. मतलब कोई हम लोग नॉन जीरो कोएफिशिएंट यहाँ पुट कर देंगे तब भी ये जीरो होगा. ठीक है, उस केस में तब भी, तो उस केस में आपका एक वन ऑफ द AIs बिकम जीरो, वन ऑफ द AI बिकम नॉन जीरो. कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे हमने एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे x1 x2 ये लिया हमने. ठीक है, वी हैव टेकन x1 x2 एज दिस. इसको मिटाते हैं. मेरा कहना है कि अगर कोई भी वेक्टर उस सेट में, आपने जो वेक्टर्स लिए हैं उसमें से कोई भी वेक्टर अगर जीरो होगा तो वो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक हो गया 2 1 1 और एक हम बोल दिए x3 इक्वल्स टू 0 0 0. अब इस केस में इफ आई टॉक अबाउट x1 x2 x3, then x1 x2 x3 will always form dependent set. ये हमेशा ही वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे. अगर एक वेक्टर भी नॉन जीरो हो गया, then these vectors, the set of these vectors will be dependent. Why? Because I can always write like this.
I can always write like this. In that case एक कोएफिशिएंट देखो आ गया जो नॉन जीरो है, मतलब 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 5 भी कुछ भी लिख सकते हो, नॉन जीरो कोई नंबर लिख सकते हो। तो कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हुआ उस केस में वो सेट ऑफ वेक्टर्स हमेशा ही डिपेंडेंट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक, डेफिनेशन क्लियर है। द सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 x3 xn मतलब दे कैन बिलोंग टू सम वेक्टर स्पेस। अभी मान लो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस चूंकि नहीं पढ़े हैं तो अभी 3 डायमेंशनल स्पेस का बात कर लो। ठीक है, if suppose these vectors are belonging to 3 dimensional space, then these vectors are said to be, it can belong to any higher dimensional space also, then these vectors are said to be linearly independent if there does not exist this kind of relation, right? Even if I write something like this, then all the coefficient x1 a1 a2 a3 ai an must be 0. अगर कोएफिशिएंट जीरो होगा इसका मतलब ये है कि कोई नॉन जीरो मतलब कोई इसमें लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करा। अगर सारे ही कोएफिशिएंट जीरो होते हैं उसके से हम कह सकते हैं कि कोई भी लीनियर रिलेशन इन वेक्टर्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा आपको मैं बोल रहा था कि लीनियर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से फर्क है। जैसे मान लो हम कहें कि यह हैज अ वेक्टर लाइक दिस, एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारा ये है। अब देखो x1 x2 आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब लीनियरली ये x1 x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, बट ये डिपेंडेंट है, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट इनमें रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट कोई लीनियर रिलेशन इसमें इस टाइप का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें इस टाइप का कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, जैसे इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, या हम बोल सकते हैं x1 x2 आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। x1 x2 आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट but they are dependent. लीनियर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में फर्क है। हम कह सकते हैं कि x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट बट वी कैन से x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, x1 x2 आर, समझो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। वाई? बिकॉज x2 का जो कंपोनेंट है वो x1 के कंपोनेंट के स्क्वायर हो रहा है, बट आई कैन ऑलवेज से दैट x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक कैच है, कैच ये है कि शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये कैच है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं ले लो कि भाई 1 1 1 ले लिए तो x2 भी 1 1 1 इन जनरल, मतलब ये 1 1 1 ले लिए तो उस केस में तो फिर नहीं होगा। लेकिन मान लो जैसे हमें, चलो फ्रीज कर दो इसको, एक काम करते हैं फ्रीज कर देते हैं। 2 1 1 है, एक ले लिया हमने 4 1 1। ठीक है, अब ये देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनमें कोई लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोनेंट ऑफ x2 इज स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ x1। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क होता है। जैसे कोई मान लो आपका है x और x स्क्वायर, चलो ये आगे आएगा वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है हम लोग का, डेफिनेशन ये है आपका। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट टू वेक्टर्स। हम लोग कहते हैं, सपोज करो, सपोज वी टॉक अबाउट टू वेक्टर्स। सपोज you have two vectors, they belong to R3, then x1 x2 are linearly independent if you have such thing, then that means मतलब x1 x2 are linearly independent
if they are not linearly related, if they are not linearly related, if they are not linearly related. अच्छा, उस केस में if A and B, A or B are non-zero, then in that case x1 x2 will be linearly dependent. For example, suppose को x1 आपका ये है, या तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x1 x2 अगर कोई ऐसा रिलेशन मिल जाता है, a और b आर नॉन जीरो, a और b आर नॉन जीरो, ठीक है, या both of them are non-zero, if both of them are non-zero, in that case x1 x2 will be dependent, x1 x2 will be dependent, linearly dependent. अब देखो अगर a और b नॉन जीरो हुआ तो उस केस में क्या लिखोगे, x2 can be written as, if a and x1 x2 are dependent, that means a and b will be non-zero, a or b there will be some relation, there will be some relation between x1 x2, linear relation between x1 and x2. तो अगर a और b नॉन जीरो है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई आपका x1 x2 जो है वो डिपेंडेंट है. अच्छा, उस केस में हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं, मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं. अब इसका मतलब क्या, हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बता रहे हैं डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का. तो अगर x1 x2 डिपेंडेंट है उस केस में आई कैन राइट x1 as multiple of x2 और x2 as multiple of x1. I can write x1 x2 will be multiple of each other. Multiple of each other का मतलब क्या है, ये टर्म अगर नॉन जीरो, ये टर्म नॉन जीरो है, ये मान लो पॉजिटिव हुआ उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका if I draw a 3-dimensional space and suppose this is your x1, then in that case x2 will be what, x2 will be something like this. If minus ab is positive, or it could be this if the coefficient is negative. It means if the two vectors are lying in same direction or opposite direction, if two vectors are lying in same direction or opposite direction, then those two vectors will be dependent. अच्छा, उल्टा, if the two vectors are lying in different direction, अगर दो vectors का बात कर रहे हैं तो अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में लाई कर रहा है, अगर मान लो if this is your x1 and this is your x2, उस केस में आप x1 x2 को लीनियरली कोरिलेट नहीं कर सकते हैं. You cannot write x2 as multiple of x1. You cannot write x2 as scalar times x1 और x1 as scalar times x2. आप x1 को स्केलर टाइम्स x2 है, x2 को स्केलर टाइम्स x1 नहीं लिख सकते हैं. ऐसे केस में हम कह सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट. इसका मतलब समझो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दे आर लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दे आर लाइंग इन different direction, because in that case you cannot write one of the vector as the multiple of the other. You cannot write one of the vectors as multiple of the other. ठीक है, एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं. ऐसे केस में वो दोनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ऐसे केस में वो दोनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो जब भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो आप चेक कर लो एक वेक्टर दूसरे का कोई स्केलर टाइम्स है क्या. जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हो, जैसे यही है, देख लो, आप चेक कर लो. ये जो x1, मान लो ये x1 है, x2 है, तुमने इसमें देख सकते हो आप कि x2 विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ x1 और x1 विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ x2. अगर इस दो को 4 करने के लिए 2 से गुना करोगे तो 2 से गुना करने पे ये 2 तो 4 बन जाएगा, लेकिन ये भी 2 2 हो जाएगा, जबकि ये 1 1 है. ठीक है, आप सिंपली चेक कर सकते हो. दो वेक्टर दिया हुआ है तो उनका लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना बहुत ही ईजी है. अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में वो वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है.
अच्छा ठीक, तो दो वेक्टर्स तो बहुत इजी हुआ, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, उनका लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना है तो कोई बिग डील नहीं है, आराम से चेक हो जाएगा, आराम से चेक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीन वेक्टर्स पे। लेट्स कम टू थ्री वेक्टर्स। ठीक है, थ्री वेक्टर्स से x1 x3 are said to be dependent if there exists a relation of this kind। नहीं, तीन वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे अगर इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग x3 को क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट x3 एज माइनस a बाई सी ऑफ x1 एंड माइनस b बाई सी ऑफ x2, ऐसा लिख सकते हो ना। आई कैन राइट x3 एज माइनस a बाई सी ऑफ x1 एंड माइनस b बाई सी ऑफ x2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इफ आई एबल टू मतलब x1 x1 x2 x3 आर सेड टू बी डिपेंडेंट, इफ यू कैन राइट वन ऑफ द वेक्टर्स linear combination of the other two vectors, if I can write one of the vectors linear combination of the other two vectors, अगर x1 x2 x3 दिया हुआ है तो अगर डिपेंडेंट होंगे, अगर वो डिपेंडेंट तभी होंगे जब इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि x3 विल लाई in the plane containing x1 and x2। ठीक है, x3 will lie in the plane containing x1 and x2, that means x1 x2 x3 are coplanar, that means three vectors are said to be dependent if they are coplanar, मतलब वो तीनों एक प्लेन में लाई करे। दो वेक्टर मिलके एक प्लेन डिसाइड कर लेता है, दो वेक्टर मिलके एक प्लेन डिसाइड कर लेता है, तो x1 x2 x3 में कोई भी दो वेक्टर चूज करोगे तो वो एक प्लेन फॉर्म करेगा। अगर तीसरा वेक्टर उसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो तीनों वेक्टर डिपेंडेंट है, वो तीनों वेक्टर डिपेंडेंट है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है। सो ए द थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो वेक्टर का समझ में आ गया था, दो वेक्टर में तो चेक हो गया था कि भाई दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट है। अगर तीन वेक्टर का बात करेंगे तो तीन वेक्टर, थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दे आर नॉन कोप्लेनर, इफ दे आर नॉन कोप्लेनर। जैसे थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी independent if they are नॉन कोप्लेनर। ठीक है, जैसे मान लो x1 ले लिया 1 1 1, x2 ले लिया 4 0 3 और x3 ले लिया मैंने सपोज करो 6 1 5। अब तुम देख सकते हो कि भाई x3 जो है, x3 is twice of x1 and 1 times x2। ठीक है, x3 is twice of x1 and 1 times x2, 1 times x2। तो यहां दिख गया, यहां आपको दिख रहा है ना रिलेशन, यहां आपको रिलेशन दिख रहा है। x3 जो है x1 x2 का प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े हैं हम लोग, तो यहां तो दिख रहा है। अगर आपको हम एक और वेक्टर दे दें, एक सेट दे दें, मान लो ये है 1 1 3 और ये है 5 1 2, ठीक है,
ये x1 ले लिया मैंने, x2 ले लिया, और x3 सपोज करो कि हम ले लिया 1 और यहाँ ले लिए -3, ठीक है, 1 -3, और ये ले लेते हैं -10। अब क्या बोलोगे? आर दे इंडिपेंडेंट? देखो, मैंने जब लिखा तो मैंने जानबूझ के आई हैव रिटन लाइक दिस, तो इसके कंपेयर लिख रहे थे ना, देखो सोच के लिख रहे थे। हम क्या कर रहे थे कि x2 में से 4 टाइम्स x1 घटा रहे थे, मतलब 5 में से 4 टाइम्स 1 घटाए तो 1 बच गया, 1 में 4 टाइम्स 1 घटाए तो -3 हो गया, 2 में 4 टाइम्स 3 हो गया -12, सॉरी 12, 2 में से 12 गया माइनस। लेकिन ये तो हम जानबूझ के ऐसे लिखे तब ना। अगर आपको सिंपल ऐसे दे दे तो आपके सपने में तो ये रिलेशन आएगा नहीं, ये रिलेशन है। वो तो हम जब जानबूझ के ऐसा सोच के लिखे तो हम बता पा रहे हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपको हम दे दें तो आपको ये चीज़ इट वोंट कम इन योर ड्रीम्स, ये आपके सपने में नहीं आएगा। ये आपको कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू एबल टू फाइंड? कैसे फाइंड आउट करेंगे? बात समझ रहे हैं? आप दो वेक्टर्स का बहुत इजीली निकाल सकते हो। दो वेक्टर्स का डिपेंडेंट चेक करना, इंडिपेंडेंट चेक करना बहुत इजी है, ठीक है। देख लेंगे एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं। लेकिन अगर 3 वेक्टर दे देगा आपको और 3 वेक्टर का इंडिपेंडेंस चेक करना पड़ जाएगा तो उनके बीच में लीनियर रिलेशन है या नहीं है ये निकालना कठिन हो सकता है। कई बार तो देख के हो जाएगा और कई बार देख के नहीं होगा, जैसे ये वाला केस नहीं होगा। अगर ये हो भी जाएगा तो और हम कोई कठिन सा रिलेशन दे देंगे तो वो नहीं होगा। फिर अगर मान लो हम x3 ऐसा लिख देते हैं कि x3 17 टाइम्स x1 माइनस 13 टाइम्स x2, तो थोड़ी ये रिलेशन प्रेडिक्ट कर पाते हैं आप अगर इस टाइप का हम कंपाउंड लिख देते तो कहने का मतलब है कि इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट अ रिलेशन अमंग 3 वेक्टर्स कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली रिलेटेड है भी या नहीं है। पहली बात तो नहीं भी हो सकता है, इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो है ही नहीं कोई रिलेशन इस टाइप का। तो 3 वेक्टर्स में ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। और अगर वेक्टर्स तो हायर डायमेंशनल स्पेस का ले लेंगे ना, अगर हम 4 वेक्टर ले लिए से x1 x2 x3 x4 बिलोंगिंग टू R4, ठीक है, और x1 मान लो तुम्हारा ऐसे है 1 1 2 1, x2 तुम्हारा है 2 0 1 1, और x3 जो है 1 0 0 4 है, और x4 जो हो गया वो 1 3 2 1 ऐसे हो गया। अब कैसे निकालोगे यार? अगर हम बोल रहे कि x1 x2 x3 x4 क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, अभी कैसे पता लगेगा इनके बीच में लीनियर रिलेशन है या नहीं है? देख के थोड़ी पता चल जाएगा, देख के नहीं पता चलेगा ना, है देख के नहीं मालूम चलेगा। अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दें कि यार x1 जो है वो 1 1 1 1 है और x2 जो है वो 1 0 0 0 है और x3 जो है वो 0 1 0 0 है और x4 जो है आपका वो आपका है 2 2 1 1, ठीक है। तो ये इजी सा है, इसमें आप बोल दोगे हाँ ठीक तो है, x4 जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 है, यहाँ तो बोल दोगे ये देख के इजी तो है। ये देख रहे हैं कि सबका जोड़ने के बाद ये आ रहा है, सबका जोड़ने के बाद ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x1 इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3, बट दिस इज इजी वन, यू कैन डू इट बाय जस्ट लुकिंग एट इट। आप कह सकते हैं कि दीज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, दीज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, बट इसके बारे में कैसे बोलेंगे? इसके बारे में नहीं बोल सकते ना। अगर बहुत मुश्किल से कोई रिलेशन निकाल भी लिए तो जरूरी नहीं कि अगला सवाल हो जाएगा आपसे। तो कहने का मतलब है कि इफ आई गिवन वेक्टर्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस और हायर डायमेंशनल स्पेस एंड यू हैव टू चेक इंडिपेंडेंस, दो वेक्टर्स का इंडिपेंडेंस चेक करना आसान है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो भाई x1 और x2 जो कि एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, अगर मल्टीपल होता तो इसका ट्वाइस करके ये 1 से 2 बन गया, लेकिन ये सब तो नहीं बन रहा है ना आपका, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट।
इसी तरह से हम बोल सकते हैं x3 x1 आर x3 x2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये चारों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कि पूरा जो सेट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो 2 वेक्टर का इंडिपेंडेंस चेक करना इजी होता है, लेकिन 3 वेक्टर दिया रहे या 4 वेक्टर दिया रहे, उस टाइप का वेक्टर्स का इंडिपेंडेंस चेक करना आसान नहीं होगा। उसके लिए आपको एक तरीका डिवाइस करना होगा, उसके लिए एक तरीका डिवाइस करना होगा, ठीक है, टू चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, to check whether the vectors given are independent or not. To check whether vectors given are independent or not, you have to devise some kind of way, some kind of mathematical way, ठीक है, एक mathematical way आपको devise करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या mathematical way है? देखिए mathematical way ये है कि पहले क्या करेंगे कि इनको जो है ना किसी मैट्रिक्स के कॉलम या किसी मैट्रिक्स के रोज के फॉर्म में लिख देंगे। भाई रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर नथिंग बट वेक्टर्स, रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स आर नथिंग बट वेक्टर्स। पहले तो इनको कहेंगे भाई तुम लोग सब जो है एक मैट्रिक्स का कॉलम बन जाओ, एक मैट्रिक्स का कॉलम बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ठीक है। अब ये क्या है, ये x1 has become first column, x2 has become second column, x3 has become third column, and x4 has become fourth column, and you find the rank of this matrix. You find the rank of the matrix A. You find the rank of this matrix, ठीक है। rank of matrix क्या है, rank of matrix is nothing but number of independent columns or independent rows, number of independent columns or independent rows, number of independent columns or independent rows is called rank of matrix। अब कहोगे फायदा क्या हुआ, फिर तो रैंक निकालना कैसे हो बताओ। फिर हम कहें कि इन वेक्टर्स का whether they are independent or not, ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका है कि उनको बोल दो कि भाई तुम लोग सब जस्ट स्टैंड अप एज द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, stand up as the column of the matrix and it will find the rank of this matrix। rank क्या है, rank is number of independent rows और independent columns। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हमेशा ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम के बराबर होता है। आगे देखेंगे हम लोग कैसे होता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। तो आप क्या किया, जो वेक्टर्स का आपको इंडिपेंडेंस चेक करना है उनको आपने एक कॉलम के फॉर्म में लिख के एक मैट्रिक्स बना लिया और उस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे हम लोग। इस मैट्रिक्स का हम लोग रैंक निकालेंगे। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। तो अब जो पूरा हम लोग का जो आगे का जो लेक्चर होगा दैट विल बी सेंटर्ड along फाइंडिंग द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसका पूरा जो हम लोग का लेक्चर का तो काम होगा वो होगा कि भाई एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालता है। अगर मैट्रिक्स का रैंक निकालने आ गया तो उस केस में हम लोग किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं कि उन वेक्टर्स को एक कॉलम के फॉर्म में खड़ा कर दो या रैंक के फॉर्म में बोलो कि लेट जाओ सब और उसका उस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो। भाई जो नहीं कि कॉलम्स के फॉर्म में ही खड़ा करें, इसको रोज भी बना सकते हो आप, ठीक है, रोज ही बना सकते हो, ठीक है। तो रोज बना दो या कॉलम के फॉर्म में लिख दो और उस मैट्रिक्स का फिर रैंक निकाल लो। तो अब पूरा जो मुद्दा है ये है कि मतलब मैट्रिक्स का रैंक निकालते कैसे हैं, भाई मैट्रिक्स का आप रैंक निकालते कैसे हैं वो हम लोग को चेक करना है, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रैंक। The need of rank is just to check the linear independence of vectors। वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम लोग रैंक को डिफाइन करते हैं। अब देखिए रैंक निकालने के पहले
एक चीज हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज echelon form of the matrix. Let's try to see what is echelon form of the matrix. echelon form of, तो इसको एचेलन फॉर्म भी बोल सकते हैं, लिखिए सही, बोलिए कुछ भी, ठीक है, इंडिया है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक ए वेरी करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। ए मैट्रिक्स is said to be in echelon form if following conditions are satisfied. पहला all the rows which has all zero entries lies below the rows which has नॉन जीरो एंट्री। एक मैट्रिक्स echelon फॉर्म में कहा जाता है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन echelon फॉर्म इफ ऑल द रोज विच हैज गॉट जीरो एंट्रीज, जिन जिन रोज में केवल जीरो एंट्री है, दे मस्ट बी बिलो द रोज विच हैज नॉन जीरो एंट्री। तो नॉन जीरो रोज जो है होने चाहिए वो नीचे होने चाहिए, नॉन जीरो रोज ऊपर होने चाहिए। जितने भी नॉन जीरो रोज हैं उनके नीचे सारे जीरो रोज होंगे। ऑल द रोज विच हैज गॉट अ जीरो एंट्री must be below the rows which has a non-zero entry. ठीक, ये पहला चीज। Second thing, the number of zeros before a non-zero entry of the row must be less than the number of zeros before a non-zero entry of a row must be less than number of such zero in the next row. ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है मैट्रिक्स तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स echelon फॉर्म में है। हम आपको बताएंगे echelon फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, हाउ echelon फॉर्म विल हेल्प यू डिटरमाइन द रैंक डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, ऑल द रोज विच हैज गॉट ए जीरो एंट्री मस्ट लाई बिलो द रोज विच हैज ए नॉन जीरो एंट्री। वो सारे रोज जिसके अंदर सिर्फ जीरो एंट्रीज हैं, it should be below the rows which has got a non-zero entry. Second condition है, number of zeros before the non-zero entry of a row must be less than number of such zeros in the next row. एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप से दिया हुआ है, A is the matrix, ये मैट्रिक्स है, ये 4x5 मैट्रिक्स है, चार रोज हैं। आई क्लेम दैट A is in echelon form. I claim that A is in echelon form. Just verify the claim. पहला कंडीशन क्या था, all the rows which has got only zero entries, देखो चौथा रो जो है उसके अंदर सिर्फ जीरो एंट्री है,
they are lying below the rows which has got a non-zero entry. R1, R2, R2, R3. R1, R2, R3 are the rows which has got a non-zero entry. ठीक है, तो उन सभी रोज के नीचे है जीरो रो. R4 जो है जीरो रोज है, इसके अंदर सिर्फ जीरो एंट्री है, वो उन सभी रोज जिसके अंदर नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे है. ठीक है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है. दूसरा कंडीशन क्या बोला था? नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ए रो. नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो, इसको एनी रो लिख दो. Number of zeros before the first non-zero entry of the any row must be less than number of such zero in the next row. आप देखो पहला दूसरा रो देखो कितने जीरो है. ये पहला नॉन जीरो एंट्री है, उसके पहले एक जीरो एंट्री है, अगले में ऐसा जीरो कितना है? 3 जीरोज है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री. इन केस ऑफ देखो फर्स्ट रो में तो कोई जीरो एंट्री है ही नहीं, मतलब पहला ही एलिमेंट नॉन जीरो है, उसके पहले तो कोई जीरो एंट्री है नहीं. लेकिन इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री जो है 1 है और उसके पहले एक जीरो है. अगले रो में ऐसे ऐसे 3 जीरोज हैं, अगले में ऐसे ऐसे 3 जीरो है. तो पहला रो में तो कोई भी जीरो वैसा नहीं है नॉन जीरो एंट्री के पहले, क्योंकि पहला एंट्री ही नॉन जीरो एंट्री है. ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो ऐसा जीरो मतलब कोई भी जीरो नहीं है ऐसा. क्या कोई भी ऐसा नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 0 हियर. नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1 over here, and number of zeros before the first non-zero entry is 3 over here. So 0 is less than 1 is less than 3. समझ में आ रहा है आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं 1 4 6 9 5 0 0. ये मैट्रिक्स देखो, ये भी एकलन फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि देखो वो रोज जिसमें केवल जीरो एंट्रीज है, इट इज लाइंग बिलो द रोज विच हैज गॉट ए नॉन जीरो एंट्री. इट इज लाइंग बिलो द रोज विच हैज गॉट ए नॉन जीरो एंट्री. दूसरा, हियर देयर इज नो जीरो बिफोर द नॉन जीरो एंट्री, क्योंकि पहला एंट्री ही नॉन जीरो है. यहाँ पे ऐसा ऐसा एक जीरो है बिफोर द नॉन जीरो एंट्री, एक जीरो है. नेक्स्ट रो में कितने जीरोज हैं बिफोर द नॉन जीरो एंट्री? 2 हो गए. अगले रो में कितने जीरो हैं बिफोर द नॉन जीरो एंट्री? 3 हो गए. तो आप देखो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वही है, इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो. नंबर ऑफ जीरोज इन दिस रो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज लेस देन सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एकलन फॉर्म में है. द मैट्रिक्स is in echelon form. The matrix is in echelon form. और एक बार मैट्रिक्स को आप echelon form में लिख देंगे, then we can claim if the matrix is in echelon form, then row 1, row 2, row 3, row 4 and row 5, all the rows are linearly independent. Or you can say the set of these 5 rows, 5 रो दिख रहा है ना आपको? ये एक रो हो गया, ठीक है, ये एक रो हो गया, दिस रो, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. मतलब द सेट ऑफ रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्यों ऐसे बोल रहे हैं वो समझो एक बार. व्हाई वी आर सेइंग दिस? कि व्हेन द मैट्रिक्स इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑल द रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एनी नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स आर जीरो. सेट ऑफ वेक्टर्स जो है सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर जैसे ये these set of vectors are linearly independent if any of its non-zero combination is 0.
मतलब नॉन जीरो कॉम्बिनेशन मतलब एटलीस्ट वन और मोर ऑफ दिस AIs मस्ट बी जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ द AIs मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देन आपको लगता है कि कोई कॉम्बिनेशन इन रोज का नॉन जीरो कॉम्बिनेशन जीरो होगा? जैसे पहला रो ही देख लो। अच्छा, इसको एक और तरीके से बोल सकते हो तुम कि इफ आई एम एबल टू राइट दिस थिंग, देन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी ऑफ, अगर मान लो कोई नॉन जीरो कॉम्बिनेशन जो है जीरो हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई कैन राइट से आई राइट x2 एज माइनस ऑफ सॉरी हाँ ठीक है, माइनस ऑफ a1 अपॉन a2 x1 माइनस ऑफ a3 अपॉन a2 x2 एंड सो ऑन। मतलब आई कैन राइट लाइक दिस। So if you are able to write a non-zero combination of these vectors as 0, then I can write any of the vector as this kind of thing. ठीक है, मतलब अगर n vectors, set of n vectors linearly independent हैं, in उस केस में you don't have any non-zero combination getting 0. ठीक है, अगर डिपेंडेंट होंगे तो उस केस में कोई एक ऐसा नॉन जीरो कॉम्बिनेशन मिलेगा जो जीरो के बराबर हो जाएगा, या आप कोई उस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई मान लो नॉन जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स गेट जीरो, देन आई कैन राइट एनी ऑफ द वेक्टर ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। मतलब इफ n वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, then I can write one of the vector a linear combination of the other vector. अगर n वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें से एक वेक्टर को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स लिखा जा सकता है। या तो ऐसे लिखो, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो देयर विल बी ए नॉन जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स गेटिंग जीरो, और यू कैन राइट एनी वन ऑफ द वेक्टर ए नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। तो यही चीज देख लो यहाँ पे, क्या इसमें किसी भी रो को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज लिख सकते हो? जैसे रो 1 पिक करो, कैन आई राइट रो 1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5? क्या हम रो 1 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 लिख सकते हैं? कैन आई राइट रो 1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन रो 2, रो 3, रो 4, रो 5? क्योंकि अगर मान लो ये सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो, अगर सेट ऑफ रोज अगर डिपेंडेंट हो गए, देन उस केस में कोई भी एक रो को हम बाकी रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मतलब हुआ ना डिपेंडेंट का यही मतलब हुआ। अब रो 1 तुम देखो, रो 1 का पहला एंट्री नॉन जीरो है, 1 है। तो अगर रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे, ये कभी भी 1 नहीं आएगा। क्यों? कि कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ये सारे जीरो हैं, ये सारे ही जीरो हैं। सो यू कैनॉट राइट रो 1 ए लीनियर कॉम्बिनेशन रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि रो 1 का पहला एलिमेंट, पहला एंट्री नॉन जीरो है, और उस एंट्री के नीचे सारे ही एंट्री जीरो हैं। रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 का पहला एंट्री सारे ही एक्सेप्ट फर्स्ट रो, ऑल द रोज हैव गॉट जीरो, फर्स्ट एंट्री है जीरो। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 विल नॉट गिव यू 1 ओवर हियर। तो हम कह सकते हैं कि रो 1 को हम लोग रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या यहां से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ रो 1 ही नहीं, इवन तुम रो 2 को भी रो 1, रो 3, रो 5, रो 4 और रो 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख पाओगे। बात समझो। इफ आई एम एबल टू सी कि रो 1 को हम लोग रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हम मान सकते हैं कि रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 को भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं?
इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि सपोज कि दिस इज ट्रू, राइट, एंड सपोज कि हम लोग रो 2 को एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो 1, रो 3 और रो 4, सॉरी, हम कह रहे हैं कि अगर ये मान लो इफ आई एम नॉट एबल टू राइट रो 1 एज सम नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, then from here can we conclude that you cannot write even row 2 as linear combination of row 1, row 3, row 4, row 5. इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे कि सपोज करो ये होल्ड कर रहा है और सपोज करो विथ दिस एज ट्रू, सपोज लेट अस अज्यूम कि हम रो 2 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन अदर रोज के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू कैनॉट राइट रो 1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज, देन यू कैनॉट राइट इवन रो 2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, क्योंकि अगर ऐसा आप लिख पाएंगे देन इन दैट केस हम लोग इसको अरेंज करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि रो 1 इज 1/C1 ऑफ रो 2 प्लस माइनस है कि नहीं? अगर आप रो 2 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज लिख पाएंगे देन उसको अरेंज करके हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बट ये तो हम मान रखे हैं कि R1 कैनॉट बी रिटन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, तो इसका मतलब ये है कि अगर if R1 cannot be written as linear combination of the rows, then even R2 also cannot be written as linear combination of the other rows. Because अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये फिर ट्रू नहीं हो सकता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि R1 को एज लीनियर कॉम्बिनेशन अदर नहीं लिख पा रहे हैं, तो इवन R2 क्या, कोई भी रो को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में है तो उसके सारे रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, उसके सारे रोज जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑल द रोज will be linearly independent. The set of rows will be linearly independent. क्लियर आ रहा है? इसका मतलब ये है कि the number of these rows are linearly independent. Of course मैंने आपको बताया था कि 0 रोज अगर सेट में है तो कभी लीनियरली 0 रोज को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस सेट ऑफ वेक्टर्स में 0 रो आ जाएगा then that set of rows cannot be linearly independent. तो आप 0 रोज को तो अलग ही कर दो, 0 रोज को तो अलग ही कर दो आप, ठीक है। ये इसमें 0 रो इंक्लूड मत करो यार, exclude this 0 rows, right? 0 row cannot be a part of a linearly independent set. 0 रो जो है या 0 वेक्टर cannot be a part of linearly independent set. तो हम कह सकते हैं कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रो 5 हटा दो, क्योंकि रो 5 मैंने अभी प्रूफ किया था ना कि 0 वेक्टर कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर 0 वेक्टर कहीं है तो हमेशा ही हम लोग लिख सकते हैं C1 टाइम्स R1, C2 टाइम्स 0 टाइम्स R1, 0 टाइम्स R2, 0 टाइम्स R3, 0 टाइम्स R4 प्लस सम नॉन 0 टाइम्स R5 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो 0 रोज कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो 0 रोज को अलग कर दो। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन 0 रोज हैं, जैसे 4 रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ दिस नॉन 0, आप अगर रैंक निकालना है तो आप सिर्फ नॉन 0 रोज को काउंट कर लो, दैट इज गोइंग टू बी द रैंक। जैसे ये मैट्रिक्स है तो आपका 1, 2, 3, 4 नॉन 0 रोज हैं, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 4, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 4। तो एक्लन फॉर्म में अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसका रैंक हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका रैंक हम लोग को विजिबल है।
हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेंगे, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से हमें रैंक पता चल जाएगा, उससे हम लोग को रैंक पता चल जाएगा। हम लोग नंबर ऑफ नॉन जीरोस काउंट कर लेंगे एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द रैंक। ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द रैंक। ठीक है, अब मैट्रिक्स जो आपको है वो जरूरी नहीं है कि एक्लन फॉर्म में दिया रहे। अब मैट्रिक्स जरूरी नहीं है ना भाई कि एक्लन फॉर्म में दिया रहे, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में हम लोग मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। उस केस में हम लोग मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स, हम लोग तरीके पे आ रहे हैं कैसे हम लोग रैंक निकालते हैं। ठीक है, इफ मैट्रिक्स इज नॉट गिवन इन एक्लन फॉर्म, देन इन दैट केस हम लोग उस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। We will reduce the matrix to echelon form। लेकिन ध्यान दें एक चीज, जब आप किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो उस रिड्यूस करने के क्रम में आपको ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। उस रिड्यूस करने के क्रम में आपको ऐसा कोई भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन नहीं करना है जो रैंक को चेंज करते हैं। बात समझ रहे हो आप? जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, लेट्स से सपोज यू आर गिवन, ठीक है, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपके 4 रोज हैं और 5 कॉलम है। अगर इसमें हम लोग को रैंक निकालना है तो ये मैट्रिक्स ऑफकोर्स एक्लन फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर नहीं करेंगे जो रैंक को चेंज करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई ऑपरेशन कर देंगे तो उस केस में रैंक चेंज हो जाएगा। और एक्लन फॉर्म में जो रिड्यूस करेंगे तो एक्लन फॉर्म में जो रैंक होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं होगा। आप एक्लन फॉर्म में रिड्यूस क्यों कर रहे हो? कि एक्लन फॉर्म में हम लोग को रैंक दिख रहा है, तो एक्लन फॉर्म में ले जाते समय, इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते समय आप अगर बीच में कोई ऐसा ऑपरेशन कर दोगे जो रैंक को चेंज कर देता है, उस केस में एक्लन फॉर्म में लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्लन फॉर्म में जो रैंक होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप सिर्फ वो ऑपरेशन कीजिए, यू डू ओनली दोज ऑपरेशन विच डज नॉट चेंज द रैंक, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं, बिकॉज दीज ऑपरेशंस हैज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ध्यान रखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस, those operations which do not change the rank of matrix are called elementary operation, called elementary operations, ठीक है। Those operations which does not change the rank of matrix are called elementary operations, उसको elementary operation बोलते हैं। तो हम लोग elementary operation बोलते हैं, ठीक है। तो वो elementary operation क्या होता है? रैंक क्या है? रैंक इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और इंडिपेंडेंट कॉलम्स। रैंक इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या और इंडिपेंडेंट कॉलम्स। यहाँ पे देखो 4 रो वेक्टर है, 5 कॉलम वेक्टर है। रो वेक्टर क्या है? 1 2 5 6 4। योर रो 1 इज 1 2, ये रो 1 हो गया। रो 2 क्या हो गया? इट इज 3 2 1 4 6। रो 3 इज 5 4 1 2 1, and row 4 is
ठीक है। तो रैंक क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, अगर मान लो हम इस रो को सफल कर दें, हम रो 2 को रो 1 कर दें और R1 रो 1 को रो 2 कर दें, अगर आपस में सफलिंग कर दें वेक्टर्स का, अगर इन चारों वेक्टर्स को आपस में सफल कर दें, रैंक नहीं बदलेगा, रैंक नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर सफलिंग कर दें, चार वेक्टर दिया हुआ है और उनका ऑर्डर चेंज कर दें हम लोग, मतलब R1 को R2 कर दें, R2 को R1 कर दें, सफल कर दें वेक्टर्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ वेक्टर रिमेन सेम। भाई सेट ऑफ वेक्टर्स डिपेंड थोड़ी करता है कि भाई R1 कहाँ लिखे हो, R2 कहाँ लिखे हो, ऑर्डर सेट का अलग है, ठीक है। लेकिन आप सेट ऑफ वेक्टर्स को रिप्लेस करके दूसरा मतलब इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वेक्टर्स डज नॉट चेंज, ठीक है। या फिर हम किसी वेक्टर को नॉन जीरो नंबर से गुना कर दें, नॉन जीरो नंबर से गुना करने का मतलब क्या है? यू आर स्केलिंग द वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगा। आप सिर्फ व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय सम नॉन जीरो नंबर, आप ये वेक्टर मान लो x है, उसको आपने 2 से गुना कर दिया, तो क्या किया आपने? 2 से गुना करने का मतलब है कि आप उसी डायरेक्शन में उसको स्केल कर दिया, डबल कर दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलिंग द वेक्टर्स विल आल्सो नॉट अफेक्ट द लीनियर इंडिपेंडेंस, मतलब स्केल करने से वेक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, उसको स्केल अप या स्केल डाउन, इवन नेगेटिव नंबर से भी गुना कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लीनियर इंडिपेंडेंस का। सो स्केलिंग कैन बी डन, स्केलिंग कैन बी डन, ठीक है। इवन आप वेक्टर्स को ऐड करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। R1 को सम ट्वाइस टाइम्स R2 कर दें, उससे भी इनके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 ऑपरेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, एक तो इंटरचेंजिंग द वेक्टर्स, दूसरा स्केलिंग द वेक्टर्स, और तीसरा मल्टीप्लाइंग सम मल्टीपल ऑफ रो 1 टू रो 2 या रो 3 टू रो 1, मतलब एक वेक्टर के किसी मल्टीपल को दूसरे वेक्टर में जोड़ देने से भी इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉलम्स का भी है, अगर कॉलम्स इंटरचेंज करें या किसी कॉलम को k टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, अगर k इज नॉन जीरो, जीरो से गुना करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं रहेगा। अगर जीरो से गुना कर देंगे, यू आर किलिंग द वेक्टर्स, यू आर मेकिंग जीरो वेक्टर, उस केस में तो वो चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि जीरो वेक्टर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो कॉलम में भी आप कॉलम इंटरचेंज करें या फिर कॉलम को स्केल करें, किसी नॉन जो नंबर से गुना करें, या यू ऐड मल्टीपल सम मल्टीपल ऑफ कॉलम Ci टू कॉलम Cj, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह का हो जाएगा। You can classify elementary operations as elementary operations can be classified into two. Elementary operations can be classified into two. What is elementary row operations, and second is elementary column operation, elementary row operation and elementary column operation. अब elementary row operation क्या हो जाएगा? Suppose I shuffle the rows, Ri को Rj बना दिया, Rj को Ri बना दिया. If I स्केल द रोज, रो को स्केल कर दिया, k इज नॉन जीरो, ठीक है। और इफ आई ऐड टू Ri सम k टाइम्स Rj, इससे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज में फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉलम को सफल कर दो या किसी कॉलम को स्केल कर दो, डोंट किल दैट कॉलम, ऐसा करो, फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी, आर यू गेटिंग दिस? ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। अगर ये ऑपरेशंस आप करेंगे, ये ऑपरेशंस करेंगे तो रैंक नहीं बदलेगा। यानी अब देखो प्रोसीजर क्या डेवलप हुआ। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, उसको इन ऑपरेशंस के थ्रू आप उसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर दोगे। क्योंकि ये ऑपरेशंस रैंक को नहीं बदल रहे हैं, तो इन ऑपरेशंस को करते हुए जब आप मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो एकलन फॉर्म में जो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? जैसे ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसको हम लोग मान लो एकलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस इट टू एकलन फॉर्म यूजिंग ओनली रो ऑपरेशन। तो जैसे मान लो ये 1 है, तरीका क्या है, 1 है यहाँ पे। अब आपको जीरोस डेवलप करना है ना शुरू में, ये 1 को पिक करो और पूरा कॉलम को क्लीन कर दो। ठीक है, कैसे क्लीन करोगे? आपको यहाँ 3 है तो आप एक काम करो, लिखो R2 इज 3 टाइम्स R1। ठीक है, R3 इज 5 टाइम्स -5 टाइम्स R1 और R4 में R4 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो नंबर बड़ा बड़ा आ जाएगा यार, 1 2। थोड़ा सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना, समझना ही तो है। ठीक है, इसको ऐसा करो ना, तो सिंपल मैट्रिक्स ले लो। जैसे 1 1 2 0 2 ऐसे ले लिया एक मैट्रिक्स, एक ले लिया 2 या 1 2 3 5 7, यहाँ ले लिया 2 1 0 0 1। ठीक है, इसको ले लिया 3 2 5 6 3, ऐसे ले लिया। ठीक, तो सिंपल ले लिया, हाँ टाइम बचेगा, मैसेज तो पहुंच ही जाएगा ना आपको क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स को का रैंक आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तरीका क्या है फिर? रैंक में तो आपको शुरू में जीरोस डेवलप करना है ना, यहाँ पे ये सबको जीरो करना, इधर जीरो करना, मतलब यू हैव टू जनरेट एज मच जीरोस एज यू कैन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप पहले A11 को पिक करो, पिक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 1 और इन सभी को क्लीन कर दो, किल कर दो। हाउ विल यू किल दिस एंट्रीज? आप इस एंट्री को कैसे किल करोगे? आप R2 को ये ऑपरेशंस कर लो, R2 माइनस R1, तो ये नंबर किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे कर लो, फिर आप ये ऑपरेशंस करोगे तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 1 2 0 2। ये ऑपरेशंस करिए, क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 और 5। अब यहाँ पे इसको किल करना कैसे, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -4, ये हो गया 0, ये हो गया -3। अच्छा, इसको कैसे किल कर रहा हूँ, ये हो गया 0, ये हो गया -1। तो ये ऑपरेशंस किया हमने R4 वाला। ठीक है, तो ऐसे आ गया, 2 3 6 -1 6 और 2 3 6 -3, ये आ गया तुम्हारा। ठीक, पहला कॉलम क्लीन हो गया। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, आप ये पकड़ो इसको एंड इसको उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, R3 प्लस R2 एंड R4 इज, ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा, पहला रो तो एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा रो भी अब तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 1 और -1 0 हो गया, ये -3 हो गया, 5 हो गया और ये 2 हो गया। अच्छा,
इसको जोड़ोगे तो 0 0 6 5 11 और 2। ठीक है, ठीक। अब कॉलम 2 भी क्लीन हो गया, कॉलम 2 भी क्लीन हो गया। अब आप इसको पकड़ो। अच्छा, ये तो आ ही गया, ये तो आ ही गया आपका, अब तो कुछ करना ही नहीं है। एकलन फॉर्म में है, दिस इज एन एकलन फॉर्म, ये मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में है, आप क्लियरली देख सकते हो भाई। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 0 over here, number of such 0 over here is 1, number of such 0 over here is 2, number of such 0 is 3 over here। एकलन फॉर्म में है, एकलन फॉर्म में एक बार आ गया, आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो। There are 4 number of non zeros, so rank of the matrix in echelon form is 4। और चूंकि echelon फॉर्म में रिड्यूस करते समय हमने सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस किया है, तो रैंक ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स विल आल्सो बी 4। रैंक ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स विल आल्सो बी 4। ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक भी 4 होगा। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आप मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे बाय डूइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ओनली, बाय डूइंग ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन। सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके आप मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में लिखेंगे, एकलन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बार एकलन फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो आप सिर्फ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो। ठीक है, दैट विल गिव यू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे देगा। That will give you the rank of matrix। समझ में आ रहा है आपको? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ योर मैट्रिक्स गिवन इज 1 1 0 1 1, ये है मान लो 2 3 4 5 6, ये है दूसरा या उतना बड़ा नंबर मत लिखो, 2 थर्ड इज -1 1 0 0 3, ये हो गया मान लो 3 2 5 6 7। अब इसका मान लो हमें रैंक निकालना है, हमें रैंक निकालना है। तरीका क्या है? हम लोग इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए एकलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। फिर कैसे रिड्यूस करोगे? आप ये उठाओ, इन सब को उड़ा दो, किल ऑल दिस एंट्रीज। How will you kill all these entries? You do this operation R2, इसको 0 करना है ना, कैसे होगा 0? ट्वाइस ऑफ R1 से घटा दो। R3 का पहला एलिमेंट -1 है, तो उस केस में R1 को जोड़ दो। R4 में पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 टाइम्स R1 घटा दो, इसको आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 1। ठीक, आगे 2 को किल करना है, 2 टाइम्स घटा दिया हमने, 0 1 4 1 0, ये हो गया 0 2 0 1 4, ये हो जाएगा 0, 3 टाइम्स घटा रहा हूं ना, -1 5 3 4, ऐसा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब पहला कॉलम तो क्लीन हो गया। अब आप इसको पिक करो, इन सबको उड़ाओ। ठीक है, कैसे उड़ेगा? R3 ऐसे, एंड R4 इज R4 प्लस R2, सॉरी R2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये लिखना होता है, ये ऐसे इक्वल नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, 1 1 0 1 1, ये हो गया 0 1 4 1 0, ये हो गया 0 0 -8 -1 4, ये हो जाएगा 0 0 9 4 4। ये ऑपरेशंस किया हमने। ठीक, ओके।
यस। अब क्या करोगे, आप ये 4 पिक करो, आप सॉरी -8 पिक करो एंड किल दिस वन। कैसे किल करोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया। आप एक काम करो, R4 राइट, R4 एज 8/9 टाइम्स R3, ठीक है, 8/9 टाइम्स R3। एक्चुअल ये तो हम ऐसे ही सोच के सवाल दे दिए हैं, जो एक्चुअल सवाल आता है तो उतना ऐसा फ्रैक्शन में नहीं आता है, बट अगर आ भी गया तो मान लो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये R1 हो गया, R2 आपका ये हो गया, और R3 आपका है ना। R4 क्या होगा, ये ऑपरेशन करते ये तो 0 हो जाएगा। आइए कुछ नॉन जीरो नंबर रहेगा, नॉन जीरो नंबर रहेगा, कुछ भी रहे, ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर आएगा, इसको -8/9 टाइम्स R3 जोड़ोगे तो कुछ नॉन जीरो नंबर जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन जीरो ही होगा, ये ध्यान रखना, कहीं ये भी जीरो ना हो जाए, ये पर ध्यान रखना है। पर यहाँ पे देखना है जीरो नहीं होगा, 1/9 से 8/9 से गुना करोगे नंबर्स को, 4 से घटाओगे तो कहाँ जीरो होगा वो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे यानी ये एकलन फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। आज 4 जो है तुम्हारे नॉन जीरो रोज हैं, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया वो 4 हो गया ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4। सो हियर आल्सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यू हैव 4 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 4, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 4 हो गया, ठीक। एक और क्वेश्चन करता है। सपोज को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेकेंड मैट्रिक्स इज, ठीक है, तीसरा मैट्रिक्स हो गया 3 1 5 7 5, और चौथा मैट्रिक्स जो हो गया चौथा मैट्रिक्स ऐसे ले लो, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लो। अब ये मैट्रिक्स मैंने देखो थोड़ा सोच के लिखा, सोच के इसलिए लिखा ना कि अभी तक सारे जो मैट्रिक्स आ रहे थे सारे रोज नॉन जीरो हो रहे थे एकलन फॉर्म में, तो हम सोचे कि एक ऐसा मैट्रिक्स देते हैं जहाँ पे रैंक थोड़ा लेस हो, ठीक है, तो एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको लिखते समय हमने क्या किया कि जब रो 3 लिखा ना, तो रो 1 रो 2 को जोड़ दिया। अब थोड़ा सा कई बार ना मैट्रिक्स दिया रहे और रैंक निकालना हो तो आप एकदम से टूट मत पड़ो एकलन फॉर्म में, मतलब कि उसको रो ऑपरेशन करना चालू कर दिया एकदम से। थोड़ा सोचो भी, थोड़ा सोचो भी। सोचने में क्या दिखेगा आपको, थोड़ा मैट्रिक्स देखिए गौर से, ध्यान से, ठीक है। मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि जो रो 3 है, जो रो 3 है दैट इज रो 1 प्लस रो 2, रो 3 जो है वो रो 1 प्लस रो 2 है। और दूसरा चीज जो आ रहा है जो कि शायद देखने से नहीं पता चलेगा, ट्वाइस ऑफ R1, ये शायद देखने से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अगर देखने से अगर ये सब चीज पता चल रहा है तो इमीडिएटली आप एलिमेंट्स को किल कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपको दिख रहा है कि तीसरा रो जो है ना वो पहला और दूसरा रो का सम है, पहला और दूसरा रो का सम है, तो उस केस में इमीडिएटली आप एक ऑपरेशन तो यहां कर ही सकते हो ना जी, कि भाई आई मेक रो 3 एज रो 3 माइनस R1 माइनस R2, तो सारा ही रो किल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी पता चल गया कि जो रो 4 है वो R1 का ट्वाइस और R2 प्लस R3 है, अगर ये भी मान लो किसी तरीके से बहुत कीन ऑब्जर्वर आप हैं और पता चल गया, तो उस केस में आप ये ऑपरेशन कर लेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशंस कर लोगे। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये आभास हो गया, दिख गया, तो इमीडिएटली आप इन ऑपरेशंस को करके
जो नीचे का 2 रो है उसको आप 0 कर दोगे तो आपको इजी हो जाएगा, देखते ही पता चलेगा भाई ये सब तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे भी अगर कोई भी रो अदर रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो डिपेंडेंट रोज ही होंगे, ऐसे हो जाएगा। आपका एकदम से काम आसान हो गया। इसका रैंक 2 ही होगा क्योंकि अगर इसको किल करोगे तो सारे थोड़े 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ऑपरेशन चलो करने के लिए और कर सकते हैं, R2 इज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो दिस इज 1 0 1 1 0 1 2 4 -1। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे व्हाट इज नंबर, ये एकलन फॉर्म में आ गया ना। अब एकलन फॉर्म में आ गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, 2 है। सो हियर द रैंक इज 2। ठीक, समझ में आ रहा है आपको ये चीज, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो आ गया वो आपको रैंक दे देगा, यानी इस मैट्रिक्स का जो रैंक हुआ वो 2 हो गया। यानी इसमें 4 जो रोज हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 2 ही होंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज जो आपके हैं वो 2 ही होंगे, ठीक है। यू हैव ओनली 2 इंडिपेंडेंट रोज। एंड व्हाट विल बी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, व्हाट विल बी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्या होंगे बताओ। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज तो 2 हो गए, तो रैंक आपका 2 हो गया, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम कितना होगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। तभी हम लोग रैंक को हम लोग बोलते हैं, रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स में हमेशा ही जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम के बराबर होता है, ठीक है। यानी रैंक अगर 2 है, चूंकि यहाँ पे हम लोग को एकलन फॉर्म में दिखा कि 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 then number of independent rows is 2 as well as number of independent columns is also 2। यहाँ पे number of independent rows आपका 2 आ गया, तो उससे आपने कंक्लूड किया कि रैंक इज 2, बट रैंक इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, इट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम एज वेल। यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ independent columns is also 2। अब अगर मान लो आपसे बोले कि भाई ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज तो दिख रहा है हमको, अब इसमें से 5 कॉलम है, अब कौन कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है। अगर हम कहें कि इसमें से बताओ इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन से हैं और डिपेंडेंट कॉलम कौन से हैं। डिपेंडेंट कॉलम मतलब उसको अदर इंडिपेंडेंट कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स दिया है, हमने एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, अब हमको बताओ कि इंडिपेंडेंट कॉलम कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कॉलम कौन से हैं। तो वो देखिए यहां से पता चलेगा आपको, वो आपको यहां से पता चलेगा। देखो, अगर सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने किया है, अगर एकलन फॉर्म में लाते समय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने किया है सिर्फ, उस केस में यहां से आपको इंडिपेंडेंट कॉलम ही पता चलेगा। देखो, जो फर्स्ट, जब आप एकलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, देन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी रो इज कॉल्ड पिवट एलिमेंट, इसको पिवट बोलता है। तो हम क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमने मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया बाय डूइंग जस्ट रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन करके हमने एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब अगर हमको पता लगाना है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में कौन कौन से कॉलम इंडिपेंडेंट हैं, उस केस में देखो कैसे करोगे। उस केस में आपको अगर कॉलम देखना चाहते हो तो पहली बात तो आप एकलन फॉर्म में सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करके रिड्यूस करो। एक बार ये आ जाएगा तो जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा ऑफ एवरी रो, पहला नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी रो, इसको हम लोग बोलते हैं पिवट। तो हम देख रहे हैं पहला और दूसरा रो में पिवट है, तीसरा चौथा में तो है नहीं, क्योंकि तीसरा चौथा तो आपका 0 रोज है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पिवट। एंड द कॉलम विच कंटेन्स पिवट इज कॉल्ड पिवट कॉलम।
यानी पहला कॉलम पिवट है, पिवट कॉलम है, दूसरा कॉलम पिवट है, ठीक है। और जो बाकी के कॉलम हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको, ये जो 3 कॉलम हो जाएगा आपके, ये इनको लोग बोलेंगे फ्री कॉलम। पहला और दूसरा को क्या बोले हमने, पिवट कॉलम। तो ध्यान दो कि पिवट कॉलम्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट कॉलम। पिवट कॉलम जो होता है, द कॉलम कंटेनिंग पिवट्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, and the column which does not contain pivot is basically dependent column. Dependent column कहने का मतलब यह है, उसको free column बोल सकते हैं। You can always write this free column as linear combination of the pivot column. हम लोग हमेशा ही इन फ्री कॉलम्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पिवट कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे ना, तो वहां ये चीज आपको हम बताएंगे कैसे हम लोग फ्री कॉलम को लीनियर कॉम्बिनेशन और पिवट कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो बात बहुत क्लियर है, समझ रहे हैं। अगर आपको पहली बात तो रैंक इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज मिल गया तो आपको रैंक मिल गया, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आपको इंडिपेंडेंट कॉलम चेक करना है, कौन कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है, कौन कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है, उस केस में आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। और ध्यान रहे, अगर इंडिपेंडेंट कॉलम देखना है तो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते समय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करिए, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हुए मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर दो। एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आप पिवट एलिमेंट मिल जाएगा आपको। फर्स्ट नॉन जो एलिमेंट ऑफ एवरी रो इज पिवट, ठीक है। तो ये पिवट हो गया, तीसरा चौथा रो तो 0 है तो उसमें तो पिवट होगा नहीं, ठीक है। एंड देन द कॉलम कंटेनिंग पिवट इज कॉल्ड पिवट कॉलम और इंडिपेंडेंट कॉलम, ये पिवट कॉलम हो जाएगा। और जो कॉलम में पिवट नहीं है वो हो जाएंगे फ्री कॉलम। And free columns can always be written as linear combination of the pivot column। और ये free column को जिस linear combination of pivot column में यहां लिख पाओगे उसी linear, जैसे यहां पे देखो आपका ये free column है, जैसे ये free column है, तो आपका free column से थर्ड कॉलम देखें अगर हम लोग, तो थर्ड कॉलम क्या है 1 2 0 0। अब थर्ड कॉलम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, and what and sorry not twice, one times। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अब इसी में चेक कर लो, इट इज 1 times the first column and 2 times second column। देखो दिस इज फ्री कॉलम, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो वी आर एबल टू राइट दिस पिवट कॉलम, सॉरी फ्री कॉलम C3 a linear combination of C1 and C2। we are able to write C3 a linear combination of C1 and C2। इवन आप देखो, इवन आप C4 को भी आप चाहो तो 1 times C1 and 4 times C2 लिख सकते हो। इवन C5 को भी आप, C5 को क्या लिखोगे जी, 2 times C1, 2 times C1 and -1 times C2। देख पा रहे हैं, we are able to write free columns a linear combination of pivot columns। अच्छा, जो रिलेशन आपको यहां दिख रहा है, जैसे C3 is C1 plus twice of C2, वही चीज यहां भी दिखेगा। C3 is twice of C1 plus C2, twice of C1 plus C2, यहां भी देखो वही रिलेशन पे मिलेगा। अब देखो C3 is क्या था, C3 is 1 times C1 plus twice of C2, 1 times C1 plus twice of C2 हो रहा है, 1 times C1 plus twice of C2, इसका 1 times, इसका 2 times जोड़ के, याद है
देखो आ रहा होगा। उसी तरह से आप बाकी रिलेशन में देखो, C4 is C1 plus 4C2, C4 is C1 plus 4C2, C4 is C1 plus 4C2 आ रहा है, C4 is C1 plus 4C2 आ रहा है। C5 को देख लो, C5 is twice of C1 minus C2, C5 is twice of C1 minus C2, क्या देखो, यहाँ देखो twice of C1 minus C2, C5 आ रहा है, तो सॉरी ये देखो twice of C1 minus C2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करोगे, डूइंग ओनली रो ऑपरेशन, तो यू हैव पिवट कॉलम, यू हैव फ्री कॉलम्स, एंड फ्री कॉलम्स कैन ऑलवेज बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पिवट कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो और बाकी जो तीन कॉलम है वो डिपेंडेंट है, मतलब फ्री कॉलम। फ्री कॉलम्स आर डिपेंडेंट कॉलम, फ्री कॉलम्स आर डिपेंडेंट कॉलम। फ्री कॉलम को हमेशा ही हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैंक इज टू द रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज टू, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज ऑल्सो टू, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज ऑल्सो टू। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लें। ये आपका 4x5 मैट्रिक्स है। ठीक है, 4x5 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज जो है 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। तो एट मैक्स रैंक क्या हो सकता है? रैंक इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स। भाई रोज का संख्या 4 है, तो एट मैक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 4 हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें निश्चित तौर पे एक कॉलम तो फ्री कॉलम है। भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एट मैक्स 4 ही हो सकता है। इन दैट केस आई एम डैम श्योर कि 5 कॉलम में से एक कॉलम तो फ्री कॉलम है। ठीक, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कैन एट मैक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो अगर इस टाइप का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x5 है, इस केस में यू कैन बी डैम श्योर कि 5 कॉलम में से एक कॉलम तो डिपेंडेंट है, बिकॉज रैंक कैन नेवर एक्सीड नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, रैंक कैन नेवर एक्सीड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम, यानी रैंक विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मिनिमा ऑफ, हम लोग यूजुअली m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखते हैं, इट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमा ऑफ दिस, मिनिमा ऑफ दिस। समझ में आ रहा है चीज आपको? ठीक है जी, क्लियर है? तो ये आगे काम आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग रैंक निकालेंगे। तो आई थिंक अच्छा, ये इस चीज़ पे और डिस्कशन आगे रहेगा हम लोग का, ये पिवट कॉलम, फ्री कॉलम, कैसे हम लोग फ्री कॉलम को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, ये सब डिस्कशन आगे भी हम लोग का चलता रहेगा। आगे और एक बड़ा टॉपिक आएगा वेक्टर स्पेस में, हम लोग पढ़ेंगे नल स्पेस निकालना, वहाँ पे हम लोग यही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो उसका एक बैकग्राउंड रेडी कर दिए हैं, अब आगे इसको यूज करेंगे हम लोग। रैंक आप समझ गए कि रैंक क्यों निकालते हैं, पर्पस क्या है रैंक निकालने का, ये सब चीज़ तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो उस केस में आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे, उससे आप रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई शुड एंड ओवर हियर, है कि नहीं? वीडियो लंबा भी हो गया है, अब इसको एंड करते हैं। अगले क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे, रैंक तो हो ही गया आज हम लोग का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल इज न्यू, सो यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। ठीक है, इसमें सिर्फ मैथ्स का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नो फिजिक्स नो केमिस्ट्री। ठीक है, सो ओके, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।